अस्सलाम वालेकुम। आज हम हासिल घाट का नेक्स्ट पार्ट रिकॉर्ड करेंगे। तो शुरू करते हैं। हासिल घाट। जो औरत अपनी मजबूरी या किसी मर्द की मजबूरी की वजह से इस्तिहसाल का मरकज़ बनती है, अगर बार बार वो मर्द की शहवत का शिकार होती रहे और मुद्दतों इस्तिहसाल का निशाना बनी रहे, तो उसकी निसायत की नरमी, हया, पाकबाजी जैसी खूबियाँ हौले हौले उसे जुल्म की तरफ माइल करने लगती हैं और वह पत्थर दिल बनकर मर्द का इस्तिहसाल करने पर मजबूर हो जाती है। मुद्दतों तवाइफ बने रहने से मज़लूम से जालिम बनने का अमल पेश आता है और वो तमाम नरम दिल कैफियतें जिनसे औरत के दिल में चिरागा रहता है, अंधेरा बनकर डसने लगता है। अमेरिका ने एतदाल पर आने के लिए तब्दीली का नुस्खा तजवीज़ कर रखा है। वो मूव ऑन की पॉलिसी पर अमल करते हैं। सफ़र को वसीला ज़फ़र जानकर दूर दराज मुल्कों में रमते जोगी बन जाते हैं। अमरीकी तर्ज़ कहन से चिढ़ता है, आईने नो को खुशामदीद कहता है। इसी तब्दीली के हाथों अपनी खूबी को ख़राबी में बदल जाने से बचाता है। वो वफ़ा को बेशर्त इस्तवारी इस्तेमाल नहीं करता, बल्कि उसकी कोशिश में रहता है कि बेवफ़ाई से ज़िंदगी में ताज़गी रहे। दुरुस्त इलाज हो या ना हो, दर्द कम से कम रहे। वो माँ का दिन मनाता है, बाप का डे मनाता है, बूढ़े लोगों को साल सेलिब्रेट करता है, लेकिन उन्हें अपने पर सवार नहीं करता। अमेरिका में तब्दीली भी तरक्की ही का रास्ता है। तब्दीली बेहतर से बेहतर की तलाश में तो मदद देती है, लेकिन शायद फलाह इस रास्ते पर नहीं मिलती। तब्दीली इस बात की मुतकज़ी है कि इंसान में ख्वाहिश पैदा हो, ख्वाहिश कभी मरने ना पाए। ख्वाहिशात को उभारने के लिए बाज़ारों यक जंगल में अबलाग है। ज़राए आमदरफ्त का लंबा चौड़ा सिलसिला है। अमेरिका कभी ख्वाहिश से खाली होना नहीं चाहता। बदलती ख्वाहिश उसे तरक्की के ज़ीनों पर ऊपर चढ़ने में मदद देती है। लेकिन क्या किसी के दुख सुख में शरीक हुए बग़ैर कमोई असली तब्दीली आ सकती है? क्या मसलक, मज़हब, ख़याल, तहरीक सिर्फ़ इल्म के सहारे मुमकिन है? क्या नबी के बग़ैर, उसकी शफ़क़त की रोशनी ना होते हुए सिर्फ़ किताब से मज़हब की तब्दीली मुमकिन है? क्या उस्ताद, गुरु, मुर्शिद के बगैर इंसान इल्म को अमल में डालने की तब्दीली ला सकता है? तरक्की और फलाह में तब्दीली बहुत मुख्तलिफ है। फलाह के रास्ते पर अपनी ख्वाहिश बदलना नहीं पड़ती, बल्कि उसे एक ही सिमत में रखना पड़ता है। इस बज़ाहिर जामिद ख्वाहिश के बावजूद फलाह पाने वाला तब्दीली से आशना रहता है, लेकिन बक़द्र ज़रूरत हर वक़्त की उखाड़ पिछाड़ इसका पीछा नहीं करती। वाशिंगटन में जो कुछ गुजरी उसकी कोई अहमियत नहीं। वाशिंगटन से वापसी पर मैं एक बार फिर सवालों की आमाजगा बन गया था। बैल्कनी में बैठकर मैं सड़कों पर निगाह दौड़ाता फिर तकाबली सोच के हवाले हो गया। ये सिलसिला तकलीफ दह भी था और वक़्त भी इसके सहारे आराम से गुजर जाता था। मशरिक़ में अभी तब्दीली से इतनी मोहब्बत पैदा नहीं हुई। तब्दीली हमें खौफज़दा करती है। हम साबरीन और शाकरीन में से होना चाहते हैं। हम माबाद और आखिरत में अपना हिस्सा लेना चाहते हैं। यही वो बुनियादी फ़र्क है जिसके बायस फिर कहना पड़ता है कि मशरिक़ मशरिक़ है और मगरिब मगरिब, और ये दोनों कभी मिल नहीं सकते। अमेरिकन ख्वाहिश को ताज़ादम करते हैं, तब्दीली से अपने आप को अंगेख्त करते हैं, ख़राबी और खूबी को अदलते बदलते रहते हैं। ये तब्दीली इन्हें मुसाबकत की तरफ खींचती है। वो खूब से खूब तर की तलाश में मुब्तला रहते हैं। मशरिक़ को जाहिल कह लीजिए, कम इल्म, ना आकबत अंदेश समझ लीजिए। दलदल में धंसा हुआ मशरक़ी इंसान मुकम्मल तौर पर रवायत को नहीं छोड़ सकता। वह अपनी लोक रीत, रस्म व रवाज से मोहब्बत करता है। शायद वो दुख सहता सहता अपनी खराबियों में रासिख भी हो जाता है, लेकिन फलाह की मंजिल धुंधलाती नहीं। साइंस से दूर, हर लहजे की तब्दीली से ना आशना, उसके सुबह शाम एक से गुजरते चले जाते हैं। वो मज़हब से वाबस्ता रहकर सब्र की ढाल आगे रख कर चलता रहता है। आम इंसान को मज़हब की असलियत से चाहे आगही हो ना हो, वो कब्र परस्ती, तवीज़ गंडे, पीर हुजूरी में दिन गुजारते हुए हौले हौले गलादत के ढेर में गुजरते हुए मस्त और मजजूब के मरहलों से वाकिफ़, जिस्म पर रंग बरंग मनकों की मालाएं सजाए फ़कीर को सामने पाकर मशरक़ी इंसान को अपनी तमाम तर बदनसीबी के बावजूद ये यकीन हो जाता है कि ये दुनिया दारुल मोहसिन है। यहाँ इंसान का इम्तिहान मकसूद है और असली हयात माबाद से शुरू होती है। कोई तब्दीली सफ़र आसान नहीं कर सकती। किसी किस्म की तरक्की इंसान को मुकम्मल तौर पर पुरसकून, करात पसंद, मुसर्रत आशना नहीं बना सकती। जब तक ऊपर वाले का फजल ना हो,
कुछ भी मुस्बत नहीं होता। सूरज मशरिक से तुलू होता है और मगरिब में गुरूब हो जाता है। दोनों अलग अलग वक़्त के ताबे हैं। मशरिक तब्दीली का ख्वाहा नहीं, इस्तवारी का दिलदादा है। मशरिक में ख्वाहिश को दबाने का अमल है, मगरिब में उभारने का। यहाँ अकीदा अहम है और वहाँ कायदा। दोनों में फ़र्क इतना ज़्यादा है कि ये दोनों राज़ीनामा नहीं लिख सकते। और अगर कभी मशरिक ने मगरिब की सोच में जम होने की कोशिश की भी तो इसको मज़हब से हाथ धोकर फलाह का रास्ता छोड़कर ये मंजिल मिल सकेगी। फिर शर्मिंदगी, एहसास गुनाह, बेहयाई का नया सफ़र होगा। और मशरकी लोग, कभी कभी मैं सोचा करता हूँ, क्या तरक्की की इस कदर कीमत अदा करना दुरुस्त है? क्या IMF और वर्ल्ड बैंक के कर्ज़ों की तरह मामूली इंसान भी सिर्फ तब्दीली की किस्तें अदा करता फोत हो जाएगा? ना तरक्की हासिल कर पाएगा, ना फलाह। ना हाल की तरक्की उसकी होगी, ना माबाद की। हम क्यों नहीं जान पाए कि इंसान कुली तौर पर कभी भी मादियत में जम नहीं हो सकता? गालबन ये मशीयत की मंशा भी नहीं। ये तब की बात है जब अस्करी ज़िंदा थी और जहांगीर शाहदा के घर शिफ्ट ना हुआ था। वो दोनों हंसते खेलते बाहर निकलते, लेकिन जब तक जहांगीर और शाहदा बंद कमरे में होते बड़ी खौफनाक आवाज़ें आती रहती। तुम पक्के हरामजादे हो। कोनो नट के लबो लहजे में बिजली के लश्कारे जैसी आवाज़ आती। आगे कुछ मिनमना सा जवाब मिलता, जैसे तालिब इल्म को गलत जवाब निकालने पर हिसाब के उस्ताद का खौफ दामनगीर हो। उल्लू के पट्टे, अगर यही तुम्हारा म्यार ज़िंदगी था तो मुझे क्यों ब्याह कर लाए थे? बावजूद ये कि दोनों कमरों के दरमियान सिर्फ खुले दरवाजे का हिजाब था, बग्गी दाढ़ी वाला मैं हुमायूं फरीद जवाब न सुन पाता और अपने बेटे की आवाज़ मुझसे पहचानी ना जाती। और तुम्हारा ये बाप होगा कोई बड़ा इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाला, मुझे इसकी तड़ी ना देना। मैं किसी से नहीं डरती, वो भी किसी रिटायर्ड ओल्ड फूल से। मेरे बाप का तुम लोग किस तरह मुकाबला नहीं कर सकते। ही इज़ अ बिजनेस टाइकॉन। जानते हो बिजनेस टाइकॉन क्या होता है? जानते हो स्टूपिड? हम कब मुकाबले की सोचते हैं? आगे फिर जहांगीरी आवाज़ मिनमना जाती। मैं दयानतदारी को नहीं जानती। ये कम अकल, नालायक, लल्लू किस्म के लोगों के बहाने हैं जो ना ज़िंदगी में कुछ बन सके और ना ही उनका बनने का कुछ इरादा हो। तुम खौफज़दा, नन कम पॉप, छोटे और टूटे हुए आदमी हो। याद रखो, अगर तुमने जल्द कुछ ना सोचा तो मैं जा भी सकती हूँ। मुझे उस घर से वैसे भी कुछ नहीं लेना देना, बास्टर्ड। ये मेरी बहू शाहदा का मिज़ाइली हमला था। यही वो वक्त था जब मैंने अपना कमरा ऊपर वाली मंजिल में मुंतकिल कर लिया। अस्करी और मैं शाहदा की बातें सुनकर सो नहीं सकते थे। नींद की गोलियां खाकर भी मुझे सारी सारी रात नींद ना आती। नींद तो गालबन जहांगीर को भी नहीं आती थी, लेकिन वो जवान था और अभी अपनी IMF जैसी बीवी के आगे हाल अहवाल बयान करने का अहल था। जहांगीर अब मुझे खमीदा कमर शफल करता हुआ बूढ़ा बूढ़ा नजर आता था। फिर अचानक जहांगीर ने डॉक्टरी छोड़कर मुकाबले के इम्तहान में दाखिला लेने का फैसला कर लिया। बाहर के दिन थे। आड़ू और आलूचे के शगुफे लॉन में फूल रहे थे। हवा में आज़ाद परिंदों की चहक और फूलों की खुशबू थी। लॉन में अमरीकी स्प्रिंकल आहिस्ता आहिस्ता झूलता फवारे की तरह बूंदें छोड़ रहा था। इस मसनूई फवारे की फुहार में चिड़ियाँ नहाने की कोशिश में थीं। कई दिनों से मेरी जहांगीर से तफसीली मुलाकात न हुई थी। वो दोनों हमें रस्मी सलाम करके अपने प्रोग्राम में निकल जाते। असगरी कुछ वक्त अर्जुमंद को याद करने में बसर करती, फिर डरते डरते हारून को देखने नीचे जाती। अब कुछ अर्से से वह हारून की ज़्यारत करने भी नीचे ना गई थी। असगरी को अपनी हाइजीन पर भरोसा न था, इसलिए वो हारून को उठाने से परहेज़ करती। मैं नाई की दुकान पर ख़त बनवाने के लिए गया था, लेकिन हुस्न इत्तेफाक से दुकान बंद थी। मैंने वापस आकर अर्जुमंद का भेजा हुआ सील वाला उस्तरा निकाला और अपनी बग्गी दाढ़ी को हमवार करने की कोशिश करने लगा। मुझे दरअसल ऐनक के साथ भी अपना चेहरा आईने में साफ सुथरा नजर न आता। ऐनक का आखिरी नंबर भी नाकाफ़ी था और अब मैं लेंस के साथ सुबह का अखबार पढ़ा था। दरवाजे पर दस्तक हुई तो मैंने उस तरह बंद किया। सामने जहांगीर खड़ा था। जब उसकी शादी हुई तो उसका कद 5 फुट 11 इंच था। रंग सफ़ेदी माइल, गंदमी आंखें, रोशन और मुस्कुराती हुई। अब वो दरमियाने कंध, सांवले चेहरे और उदास आंखों वाला नौजवान था। बॉडी बिल्डिंग के शौकीन जहांगीर के कंधे खमीदा, दांत जर्द और नाखून मैले थे। उसे देखकर पेबस्त मनहूसियत का ख्याल आता। आओ आओ, आप दाढ़ी ट्रिम कर रहे थे बाबा? हाँ हाँ, बड़ा मज़ा आता है, खलीफा के पास जाना नहीं पड़ता। कम से कम एक सहारे से छुट्टी मिली। मैं आपका ख़त बना दूँ? नहीं नहीं, मैं तो ऐसे ही शौकिया दाढ़ी बनाता हूँ, वरना वो खलीफा रज़ाक बड़ा अच्छा ख़त बना देता है।
कुछ ज़्यादा ही अच्छा बना देता है आपका ख़त। मौलवी से नज़र आते हैं। मैं ट्रिम कर दूँ दाढ़ी, फ्रांसीसी शायर लगेंगे। मैं जी से चाहता था कि जहांगीर मेरा हाथ बना दे, लेकिन अंदर ही अंदर शारदा से पता क्यों खौफ आता था। न जाने उसे अच्छा लगे या ना लगे, न जाने यूँ बाप बेटे के करीब आने पर वो क्या समझे। मैं कुछ इसे बखार रहा हूँ, अपने जाल में फंसा रहा हूँ। मैं आपसे मशवरा लेने आया था एक। ज़रूर ज़रूर, हंसकर मैंने कहा। इस उम्र में हम और दे भी क्या सकते हैं। हमारे पास सिवाय मशवरे की और देने वाली कौन सी चीज़ है। आओ बैठो। वो जी, मैंने सोचा है कि मैं सीएसएस कर लूँ। मैं शायद अच्छा डॉक्टर साबित नहीं हो सकता, फिर ना इसमें अथॉरिटी है ना पैसा। मैं गुस्लाने से निकलकर बाहर आ गया। मुझे जवानी वाली अस्करी भूल चुकी थी, लेकिन इतना ज़रूर याद था कि जहांगीर की तालीम के लिए जवान अस्करी ने बड़े पापड़ बेले थे। इसे डॉक्टरी तक पहुंचाना भी, फिर हाउस जॉब के लिए सिफारिशें तलाश करना, शादी का मरहला, ये अस्करी जैसी धान पान के लिए माउंट एवरेस्ट फतह करने के मस्ताक था। खैर, शादी तो जहांगीर ने अपनी मर्जी से अपनी ही हम जमात से की, लेकिन उसे डॉक्टर बनाने में हम मियाँ बीवी के कई साल उम्मीदों बीम में कटे। अपनी कई खुशियाँ कुर्बान करने के बाद ये राहत हमें नसीब हुई कि हमारा बेटा डॉक्टर बन गया। तुम्हारा अच्छा भला कैरियर है, तुम इसे क्यों छोड़ना चाहते हो। मैं खौफजदा हो गया। नहीं, मैं अच्छा डॉक्टर नहीं हूँ अब्बा। मैं ऑर्गेनाइज नहीं हूँ, मेरी शख्सियत फोकस नहीं, मुझ में आगे बढ़ने की सलाहियत नहीं। मैं मुकाबला नहीं कर सकता, ना किसी फ़र्द का ना सोसाइटी का। तरक्की का राज मुसाबकत में है। मैं सारी उम्र सरकारी नौकरी करूँगा, छोटे छोटे अस्पतालों में, कभी प्राइवेट क्लिनिक ना बना सकूँगा अपना। ख्वाह महवा हम किसी से कम नहीं। मैंने ना कभी कोई टटपूंजिया दोस्त बनाया, ना किसी गरीब रिश्तेदार को पास फटकने दिया। किस लिए? ताकि तुम्हारे रास्ते में कोई हाइल ना हो। मैं पूरा एतमाद नहीं हूँ, जहांगीर बोला। ये तुमसे किसने कहा? तुम पढ़ाई में हमेशा पहले 4-5 लड़कों में आते रहे हो। अगर एतमाद ना होता तो क्या ये मुमकिन था? नहीं अबू, पढ़ाई में अव्वल दोए माना कोई मेयार नहीं है। हर किताबी कीड़ा ऐसे कर सकता है। मेरे कोई दोस्त नहीं। मैं महफिल में रवानी से पूरे एतमाद तरीके से बात नहीं कर सकता। मैं सियासत, मईशत, महफिली गुफ्तगू से नाआशना हूँ। मैं अपनी ही क्लास फेलो के परों में छुप गया। उसने क्या आराम से फाइनल इम्तहान नहीं दिया, लेकिन ना उसे कोई एहसास जुर्म है, ना ही उसके एतमाद में कमी आई। अब जब हमारी शादी हो गई है अबू, तो मैं हर मामले में उससे हिंट लेता हूँ। उससे क्यों हासिल करता हूँ। मैं किसी मामले में उसे कुछ डिक्टेट नहीं कर सकता। जब मैं शाहता के घर फंक्शंस पर जाता हूँ तो मैं बिल्कुल ऑड मैन आउट होता हूँ। पूरे एतमाद शख्सियत के लिए जो कुछ दरकार है वो मुझ में नहीं है। अबू मान लें वहाँ मैं उल्लू बाटा महसूस करता हूँ। लल्लू सा आपकी और बात है, आप सेल्फ मेड आदमी हैं। आपने ठोंक बजा कर ज़िंदगी से 10 पंजर मिलाकर ज़िंदगी बसर की है। मुझे तो आपने रुई में लपेट कर चूज़े की तरह पाला है। मैं कुछ नहीं कर सकता। मैंने बड़ी शफाफ, बाअसूल, पुरअतमाद ज़िंदगी बसर की थी। मेरे हाथों में सिफारिश, रिश्वत, बैंकों के रुपए पैसे के खुर्द बुर्द का कोई लहू नहीं था। मैं हमेशा अपनी हिम्मत और काम 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 से आगे बढ़ा। मैंने ना कभी बिजनेस में 2 नंबर काम किया, ना कभी पीआर को अपनाया, ना ही किसी सियासी दबाव, हथकंडे और हेर फेर से कुछ हासिल करने की कोशिश की। मैं एक ऐसा किरदार था जिसे शायद कायद आज़म पसंद करते, लेकिन अब तो ये संद भी काबिल एतमाद न रही थी। असगरी के सुगड़पने डिफेंस में 4 कनाल की कोठी बन गई। थोड़ी सी सियानी, काफ़ी मेहनती और चुपचाप से असगरी और जहांगीर जैसे नेक दिल बेटे को मैंने हासिल कर लिया था। मेरा ख्याल था कि मैंने अपनी इनिंग्स बड़ी शफाफ खेली, लेकिन मुझे मालूम नहीं था कि ज़िंदगी से जो भी माया कशीद करें, इसमें तलछट ज़रूर होती है, और वक़्त के साथ साथ बुढ़ापे के गिलास में ये दर्द अमवाद बढ़ता जाता है। आप क्या सोच रहे हैं अबू? कुछ नहीं, कुछ नहीं बेटे। शादी से पहले जहांगीर माँ का लाडला इकलौता मनचाहा था। असली तो छुपा छुपा कर बाद में भी बेटे के गिरतवाफ़ करती, लेकिन जहांगीर के रवैये में सर्द महरी आ गई थी। वो जहांगीर जो कॉलेज से वापसी पर माँ को गोद में उठाकर चक्कर फेरियाँ दिया करता था, कहीं नज़र न आता। वो सर्द मुखरी से माँ पर नज़र डालता, उससे किसी इल्तफ़ात का नोटिस न लेता। माँ उसके लिए एक फ़ालतू चीज़ बन गई थी। शादी के बाद उसका नज़रिया अपनी माँ के मुतालिक बदल गया था। आप माइंड न करें अबू, तो एक बात कहूँ। कहो कहो, बल्कि ज़रूर कहो। बातों को दिल में नहीं रखना चाहिए, उससे जनरेशन गैप बढ़ता है। ख़ास कर बुज़ुर्गों पर तो अपना नुक्ता नज़र ज़रूर वाज़ह करना चाहिए, लेकिन एहतराम के साथ। बेचारी अम्मी ने मेरी तरबियत ठीक नहीं की। उन्होंने मुझे इतना टोका, इस कदर राहें बंद की मेरी, कि मैं आज की मॉडर्न मुसाबकत भरी ज़िंदगी के काबिल नहीं रहा। शाम को 7 बजे घर आओ, नमाज़ पढ़ो, रोज़े रखो, अब्बू के आगे ख़बरदार बोले, बड़ों को सलाम करो, प्लेट साफ़ करो जैसे मक्के में झाड़ू फेरते हैं, नहा कर स्कूल जाओ। कोई एक ऑर्डर होता था अम्मी का, कोई दोस्त ना बनने दिया, कोई रात बाहर ना गुजारने दी।
अब ये हाल है कि किसी नए माहौल में जाऊँ तो हाथों में पसीने आ जाते हैं, टांगें कांपने लगती हैं। कोई काम करूँ लगता है गलत कर रहा हूँ। कंसंट्रेशन का ये आलम है कि उधर बात करता हूँ उधर भूल जाता हूँ। आपको क्या मालूम अबू, कभी तो मुझे शुबा होता है कि मैं मरीज़ों को दुरुस्त दवा भी लिख कर नहीं दे रहा। इस तरह तो मैं 10 पति रह जाऊँगा अबू, मोटी ऐनक वाला, पर्चियाँ लिखने वाला, हट्टी डॉक्टर, जिसके खिलाफ मरीज़ अखबारों में खत लिखते हैं। लेकिन CSS करके क्या होगा, वहाँ भी तो इतनी ही तनहा होगी जहांगीर। डॉक्टर और CSS अफसर का एक ही ग्रेड होता है। जहांगीर ने मुझे ऐसी नज़रों से देखा कि मैं मज़ीद न बोल सका। मेरे अंदर डाउट लग गया। ग्रेड एक ही होता है अबू, लेकिन अथॉरिटी सिविल सर्वेंट की ज़्यादा होती है। उसकी पावर्स का क्या मुकाबला, आपको मालूम नहीं अबू। सियासी लोगों के साथ जोड़ तोड़ करके मैं कहाँ से कहाँ पहुँच जाऊँगा। शाहदा का ख्याल है कि मुझे सियासत में जाना चाहिए, वही मेरा आखिरी कैरियर होगा। असली ताकत, असली पावर वही है। टंडोत के से अंदाज में सोफे पर मैं आगे हो गया। मुझे पुराने माहौल याद आ रहे थे। शाहिद भाई की दुकान पर बैठ के मैंने आहिस्ता आहिस्ता अपने लिए इलेक्ट्रॉनिक गुड्स इंपोर्ट करने का एक लंबा चौड़ा बिजनेस तैयार कर लिया था। इसमें कई पड़ाव आए थे। हॉल रोड से गुलबर्ग और वहाँ से डिफेंस तक कई नाकामियाँ भी हुई थी, नुकसानात भी सहे थे, लेकिन मुझे अपनी लाइन छोड़ने का कभी ख्याल ना आया। तुम मेहनत करते चले जाओ जहांगीर, बरकत अल्लाह डालेगा। असगरी की रियासतें मेरी निगाहों में घूम रही थी। हमें पावर से क्या लेना है बच्चा, हमको सियासी जोड़ तोड़ से मतलब। हमने किफ़ायत से गुजारा किया, एक पाई कर्ज मुझ पर नहीं है। कभी कभी पावर का तस्वर भी मेरे दिमाग में नहीं आया। देख लो, किसी से कम नहीं, आरामदेह घर है, तालीम याफ्ता बेटा बेटी है, अल्लाह रसूल का नाम है, और किसी को क्या चाहिए। दुनिया भी मिली और दीन भी, तरक्की भी मिली और फलाह भी। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो दो जहाँ के बादशाह हैं, वो हमें भी दोनों जहाँ दिलवाते हैं। जहांगीर को लगा जैसे बाप ने उसके माथे में हाथ डाला मार दिया। ये आपकी सोच थी अबू जिसने मुझे मरवा दिया। यही आपकी कनात पसंदी थी जिसने मुझसे मेरी तरक्की के ख्वाब छीन लिए। आप और अम्मी तो इतने काबिज थे मेरे जिस्म पर, मेरी रूह पर, कि मैं सांस भी आपको खुश करने के लिए लेता था। आपका बस चलता तो मुझे रुई में लपेट कर पालते, फीडर से अब तक दूध पिलाते, खुद नहलाते, मुंह में चूसनी डालते, अपने सामने रखते। अबू ये मोहब्बत नहीं है जो आपने मुझसे की। पुरकेंच परिंदा हूँ मैं, ज़ख्मी परिंदा। आपने शहबाज के नाखून काट दिए हैं और अब इस शिकार करने की उम्मीद रखते हैं। ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे चल नहीं सकता, मैं दीवाना हो जाऊँगा। ये घर है, आपने घर देखे नहीं, ना आपका कोई एक्सपोजर था, ना आपने मुझे आंख खोलकर कुछ देखने दिया। मैं बदख्वास खपती हूँ, मैं शाहदा के लिए कुछ नहीं कर सकता। वो ठीक कहती है। आप दोनों बूढ़ों ने मुझे पैसिविटी सिखा दी है। मैं फ़ाइट बैक नहीं कर सकता। मुझे CSS करना पड़ेगा अबू, वरना मैं पीछे रह जाऊँगा हर दौड़ में। पीछे रह जाने से तुम्हारी क्या मुराद है जहांगीर? तरक्की की दो सिमतें हुआ करती हैं, एक दुनियावी, दूसरी रूहानी। एक मादी तरक्की, दूसरी फलाह दारीन। आप शायद समझ नहीं रहे अबू, ज़माना क़यामत की चाल चल रहा है और आप अभी गुड्डे की सवारी में खुश हैं। ये रफ्तार का ज़माना है। जो बैठ कर सोचता रहेगा वो पीछे रह जाएगा। तुम्हारी तालीम अच्छी है, अगर कोशिश करो तो FRCS भी कर सकते हो। देखते नहीं आजकल डॉक्टरों की आमदनी कितनी है। तुम बाहर जाकर अभी भी अपनी तालीम बेहतर कर सकते हो। इन डॉक्टरों के अब्बू जिनके रिसोर्सेज हैं, जो प्राइवेट क्लिनिक बना सकते हैं, मेरे जैसे डॉक्टर तो मुश्किल से हट्टी चला सकते हैं, बाज़ार में दुकान डाल सकते हैं। शुरू बाज़ार में दुकान चलाना कोई बुराई नहीं है जहांगीर। यही तो आपकी मुश्किल है अबू, ना आप स्टेटस को समझते हैं, ना दौलत को, ना मॉडर्न लाइफ को। आप अभी एक और अहद में जी रहे हैं जहाँ दौलत होती है लेकिन म्यार ज़िंदगी नहीं होता, जहाँ सब कुछ ठहरे पानियों की तरह जामदो साकत रहता है। ये ज़िंदगी है ये। चल कर शाहदा के घर देखें, अदल बदल, ये जा वो जा, मसरूफ़ियत, सोशल लाइफ, रफ्तार। आपने मुझे और अर्जुमन को उर्दू मीडियम स्कूल में पढ़ाया। हमने इकबाल गालिब के नाम तो सुन लिए, लेकिन हमें वो गुफ्तगू भी ना आ सकी जो आजकल उर्दू मीडियम इलीट्स करते हैं। लेकिन हम वो बातें भी नहीं कर सकते जो इकबाल गालिब वाले करते हैं। आपने मैं ना सैरो सेहत का शौक़ डाला, ना हमें मालूम हो सका कि बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है। स्कूल से घर, घर से कॉलेज, हर वक्त वापस घर घर घर। किसी दोस्त को घर नहीं ला सकते, किसी के घर नहीं जा सकते। आप इसे तरबियत समझते हैं। आप समझते थे मैं लड़की हूँ जिसे चादर और चार दीवारी में बंद करके आप दुरुस्त कर रहे थे। सच बताइए, मैंने आपका क्या बिगाड़ा था कि आपने मुझे यूं लड़कियों की तरह पाला? क्या आपने मुझे शरीफ बनाते बनाते खस्सी नहीं कर दिया? मुझसे मेरी मर्दानगी नहीं छीन ली? मैं मर्द हूँ, मर्दों की ये हिम्मत होती है। मर्द ऐसे बुज़िल होते हैं जो अपनी बीवी से डरने वाले।
मैं भी सारी उम्र 2 कान से घर और घर से दफ्तर जाता रहा था। मैं सर झुकाकर बैठ रहा। कांटों से महफूज रहने, अंदर और बाहर के शर से पनाह हासिल करने का मुझे कोई और तरीका भी ना आता था। इसी गुर के साथ मैंने जहांगीर की परवरिश की। यही वो आखिरी जंग थी जो सादतमंद जहांगीर ने मुझसे लड़ी, और ऐन इस लड़ाई से तीसरी रात जब मैं और अस्करी दाता दरबार गए हुए थे, वो अपने बेटे हारून और शाहदा को लेकर अपने ससुराल चला गया और सीएसएस की तैयारी करने लगा। दाता दरबार से लौटे तो उसका रुक्का मिला, अम्मा मैं आपसे मिलकर इसलिए नहीं जा सकता कि फिर मैं ये घर छोड़ ही नहीं सकता। यहाँ रहकर मैं सीएसएस की तैयारी नहीं कर सकता। आपकी निगाहें और अब्बू की बातें मुझ में एहसास जुर्म पैदा करेंगी। मैं आता जाता रहूँगा, आप भी प्लीज़ हमें मिलने आया करें। उम्मीद है आप समझ जाएंगी। इस रुके के बाद हम दोनों देर तक चुपचाप बैठे रहे। न जाने क्यों मुझे अचानक अर्जुमंद भी बहुत याद आई। हम दोनों इतना तो समझ गए थे कि बच्चों की परवरिश में हमसे कहीं गलती हो गई थी, वरना वो दोनों हमारे साथ रहने पर रजामंद रहते। मुझसे तकरीबन 2500 साल पहले कपिलवस्तु के राजा शत्रुधन ने भी यूं ही सोचा था। वो गौतम कबीला का राजा था। वो इलाका जो आज नेपाल कहलाता है, यहाँ ही कपिलवस्तु के मुकाम पर उसकी महारानी माया ने सिद्धार्थ को जन्म दिया, जो पहले गौतम फिर सिद्धार्थ रफ्ता रफ्ता शाक्यमणि और अंतम में बुद्धा कहलाया। बुद्ध की पैदाइश से कुछ अरसा बाद महारानी माया फौत हो गई और सिद्धार्थ की परवरिश का जिम्मेदार राजा शत्रुधन ही ठहरा। शत्रुधन राजा जो कश्तरी था और शाक्यमणि था, अपने बेटे गौतम के लिए इस दर्जा मुतफक्कर और बदहवास था कि उसने हर तौर कोशिश की कि हर दुख दर्द के दरवाजे बंद रखे। बुढ़ापा, बीमारी, मौत के मनाजिर महल के अंदर दाखिल नहीं हो सकते थे। किसी मुरझाए हुए फूल को टहनी पर रहने की इजाज़त ना थी। कांटों को शाहों से उतार दिया जाता, लेकिन ज़िंदगी का मनफी एक्सपोजर न होने के बाद गौतम सोचने पर मजबूर हो गया। जिस मनफी सोच को राजा ने महल से निकाला था, वही सोच सिद्धार्थ के तख़य्युल में जा बसी। शत्रुधन की इस खुद साख्ता जन्नत से बुद्धा का दिल उचाट हो गया। हज़रत आदम की कहानी एक बार फिर दोहराई गई और एक रात सिद्धार्थ 29 वर्ष की उम्र में रानी यशोधरा और अपने बेटे के पहलू से निकला और जन्नत की खुशियों से दबे पांव गम से बोझ जिंदगी की तलाश में निकला। बुद्धा जानना चाहता था कि किस तरह दुख को जड़ों से उखाड़ कर फेंका जा सकता है, दुख का हासिल क्या है और दुख इंसान की ज़िंदगी में कहाँ कहाँ मामून साबित होता है। 8 साल 2 ब्राह्मणों के आगे दस्त बदस्ता ट्रेनिंग लेता रहा, लेकिन इससे कुछ हासिल न हुआ। 6 साल उसने अपनी ज़ात को शदीद मुजाहिदात के हवाले किया, लेकिन फिर इस पर सिर्फ इतना अरफा हुआ कि ज़िंदगी की राहत फ़कत दरमियानी रास्ता इख्तियार करने में है, मनफी और मुस्बत के दरमियान में, दुख और खुशी के वस्त में। इसके बाप शत्रुधन पर महल में क्या गुजरी, ये दूसरी कहानी है। यशोधरा और बच्चे ने गया कि दरख्त तले नरवान हासिल करने वाले का कैसे इंतज़ार किया, ये तीसरी कहानी है, जिस पर लोगों की तवज्जो इसलिए नहीं जा सकी कि जो लोग इंसानियत के लिए बड़े काम कर जाते हैं, ऐसे हाथियों के पैरों तले कुछ बोने, अदना रसूमात, नकारा मसलक पिस भी जाते हैं। लेकिन फावड़ा जब धरती का कलेजा फाड़ कर नई फसल काश्त करने का आज़म कर लेता है, तो उसे इल्म नहीं होता कि ज़ेर ज़मीन बसने वाले कीड़े मकोड़े, जड़ी बूटियाँ, घास फूस को अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। यही इर्तिका लाने वाले बड़े आदमी की किस्मत और छोटी मखलूक की कुर्बानी है, जिसके तहत बनी नो इंसान आगे से आगे इर्तिका करता चला जाता है और इसी इर्तिका के सहारे अब्दा की जानिब और आगे बढ़ता है। मुझ बग्गी दाढ़ी वाले राजा शत्रुधन का कमरा ऊपर वाली छत पर था। जिन दिनों शादा हमारे पास थी, वो कभी कभी हमारे पास खैर खैरियत दरियाफ्त करने चली आती और मैं ममास की तरह हमारे दायरे को छू कर निकल जाती। ऊपर वाले 2 कमरों के सामने छोटा सा टेरेस था, जिसके सामने रवां दवां सड़क थी। मैं लोहे की आराम कुर्सी में धंस कर इसी टेरेस से सड़क का मंजर देखता रहता। यहीं बैठकर मुताला करता, अखबार पढ़ता और यहाँ ही वर्जिश के तौर पर चला भी करता था। मुझे एक अरसे से कभी बस पर सफ़र करने का मौका ना मिला। लंबी स्याह गाड़ी पर दुकान से घर और घर से दुकान जाते आते एहसास न हुआ कि बिज़नेस ख़त्म करने के बाद ये आसाइश भी ज़ायद हो जाएगी। मैंने सारी ज़बन गोल कर दी थी। अब मुझे मज़ीद भाग दौड़ की ज़रूरत ना थी। कभी कभार पुराने दोस्त या रिश्तेदार मिलने आ जाते तो वो इसी टेरेस पर बैठ कर चले जाते। इन लोगों के भी तेज़ रफ्तार ज़माने में बहुत से मिसाइल थे, इसलिए ये भीड़ भी जल्द छट गई और मेल मुलाकाती अपने मिसाइल में गुम हो गए। ये बहुत बहुत पहले की बात है। शाहिदा जूस पीती हुई ऊपर वाली मंजिल पे आई। अभी जहांगीर शाक्यमणि हमसे रुखसत ना हुआ था। मैं छोटे मेज़ पर शीशा लगाए इलेक्ट्रिक शेवर से हाथ बनाने में मसरूफ़ था। आ सकती हूँ जी, आइए आइए, ज़ाहिर नसीब, बिस्मिल्लाह।
शाहिदा ने मेज़ पर रखा हुआ आईना टिश्यू से साफ किया। मैं दिल में सोचने लगा कि शाहिदा क्या मुझे सलाम करेगी या नहीं। सारे में पाइन अपील की खुशबू फैल गई। पाइन एप्पल ये सारे में पाइन एप्पल की खुशबू फैल गई। आप यहाँ बैठकर शेव करते हैं? शाहिदा ने सलाम किए बगैर गुफ्तगू का आगाज़ किया। मुझे अपनी इस फेल पर कुछ शर्मिंदगी का एहसास हुआ। यहाँ ज़रा रोशनी ज़्यादा है। अब ऐनक के नंबर ख़त्म हो चुके हैं और मैंने लेंस लगाकर अखबार पढ़ने लगा था। टिश्यू से कुर्सी साफ़ करके शाहिदा बैठ गई। कुछ देर पाइन एप्पल का जूस पीने का शुगल जारी रहा। वो एक बात करना थी आपसे। जहांगीर तो हरगिज़ मामला आपके सामने पेश नहीं करेगा। हाँ ज़रूर। मुझको अपनी अहमियत के एहसास ने सीधा बिठा दिया। हम लोग अम्मी की तरफ शिफ्ट करना चाह रहे हैं। मैंने बहुत सी बातें पूछना चाही, क्यों, किस लिए, कितने अरसे तक, लेकिन ये सारे सवाल दिल में छुपा कर मैं खुशदिली से बोला, हाँ हाँ क्यों नहीं, क्यों नहीं। ये मैं जहांगीर से कह रही थी कि अब्बू को क्या एतराज़ हो सकता है, वो तुम्हारी तरह अनरीज़नेबल नहीं है। इस तारीफ़ को मैंने गनीमत जाना और खामोश रहा। वैसे मैं एक बात पूछूं, आप माइंड तो नहीं करेंगे? नहीं नहीं, पूछो पूछो। ये जहांगीर को आपने कैसे पाला है? मैं समझ नहीं सकी। इस तरह सी आदमी आप मर्द पाल रहे थे कि लड़की चूड़ियाँ पहना दें, दुपट्टा पहना दें उसे, किसी से सीधी बात नहीं कर सकता, हकलाने लगता है। कॉन्फिडेंस नाम की कोई चीज़ नहीं उसमें। आपने जहांगीर को लाइफ के करीब नहीं होने दिया, कुछ फेस नहीं करने दिया। ही हैज़ नो कॉन्फिडेंस। अगर ये यहाँ रहा तो CSS नहीं कर सके। मैंने कहना चाहा कि इसी घर से तुम्हारे जहांगीर ने MBBS किया था, लेकिन चुप रहा। हर्षदो दहन को चुप रहने का हुक्म है। अच्छा जी, कोई हार्ड फीलिंग के बगैर ही काम बन जाए तो अच्छा है। बस जहांगीर का काम तो इतना है कि जो हो चुका उस पर भी खौफज़दा, जो हो रहा है उससे भी डरे हुए, और जो होने वाला है उससे तो माय गॉड इतना स्केर्ड कि जान ही निकल जाती है। वो बगैर इजाफी जुमलों के उठकर नीचे चली गई। सिर्फ एक फड़फड़ाता हुआ टिश्यू इसकी निशानी मेज़ पर रह गया। जाने से कुछ दिन पहले ड्राइंग रूम में ज़बरदस्त हंगामा भी हुआ था। मैं 12 खुलने वाली खिड़की के सामने लॉन में बैठा था, लेकिन पर्दे खींचे थे, इसलिए अंदर वालों को एहसास न हुआ कि आवाज़ बाहर भी जा सकती है। शाहिद ने गर्ज कर कहा, जब मैं तुम्हें बता चुकी हूँ कि मैंने अब्बू जी को इन्फॉर्म कर दिया है, तो अब तुम्हें फॉर्मल इजाज़त लेने की क्या मुसीबत है? ये कोई सरकारी तबादला है कि फॉर्मल इतला देना होगी? अम्मी अब्बू इस बड़े घर में बिल्कुल तनहा रह जाएंगे शादा। दिस इज़ नॉट फेयर। डॉक्टर जहांगीर ने मिनमना कर जवाब दिया, और ये मेरे साथ फेयर है। कोठी छोड़कर मैं एक एकड़ की कोठी छोड़कर इस 4 कनाल के ड्रबे में आई। मेरा ख्याल था कि तुम जल्द कोई इंतज़ाम करोगे, लेकिन तुम जैसे चिकन हार्टेड लोग खुद भी पिसते हैं और दूसरों को भी पिसने का हुक्म लगा देते हैं। तुम्हारे नज़दीक ये आइडियलिज्म है? माई फुट। मैं कहता हूँ कि मैं आइडियलिज्म का शिकार हूँ। मैं जानती हूँ, समझती हूँ सारी चालें। अंगूर खट्टे हों तो आदमी नेक बन जाता है। तुम जैसे लोगों को अगर दौलत, स्टेटस और मौका मिले तो तुम ना जाने क्या क्या करो। नंबर 1 लुच्चे बदमाश निकलो। तुम्हारा हाथ ही नहीं पड़ता, इसलिए तुमने नेकी की वर्दी पहन रखी है। तुम यहाँ रहे तो जहांगीर मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। ये जगह मेरे लिए गाली है, अनकंफर्टेबल है। मैं कुर्बानी तो दे सकती हूँ, लेकिन सारी उम्र कुर्बानी का बकरा नहीं बन सकती। इंसान एक बार पैदा होता है, एक बार ज़िंदगी गुजारता है। लाइफ इज़ फॉर वंस ओनली। मिनमिना कर जहांगीर ने कुछ जवाब दिया। ब्लडी शिट। तुम अपने माँ बाप के लिए कॉन्सेंट्रेट हो, और मैं मेरे लिए, मेरे बच्चे के लिए। तुमको इल्म ही नहीं कि मैं यहाँ किस तरह सफ़र कर रही हूँ। तुम मुझे दे ही क्या सकते हो? बास्टर्ड, तुम्हारे पास है क्या देने के लिए? एक सेकंड हैंड सुजुकी की कार, ये बिची हाउस, एक नालायक कुक, एक हाफ बेक बाप, एक पागल माँ, ये सब कुछ देने के लिए तुमने शादी की थी मुझसे? मैंने तुम्हारी खातर अपने मम्मी डैडी का दिल तोड़ा, सारे फ्रेंड्स छोड़ी। इस डर्टी पिजन होल में आकर उन्होंने मेरा ही मजाक उड़ाना था ना। इतनी सारी कुर्बानी का ये सिला दिया तुमने जहांगीर। तुम इतना भी रियलाइज़ नहीं करते कि अनहाइजेनिक जगह में मेरा बच्चा नहीं पल सकता। मैं कोई फरिश्ता नहीं हूँ कि तुम्हारी हर बात मान लूँगी। कुछ बातें तुम्हें भी मानना होंगी जहांगीर। एक बुढ़े फूस जोड़े की खातर हम अपनी ज़िंदगी का पैटर्न बर्बाद नहीं कर सकते। हाँ। जहांगीर और शादा के चले जाने के बाद हम दोनों फिर ऊपर वाली छत से उतरकर नीचे आ बसे, लेकिन हमारी ज़िंदगी का पैटर्न बिल्कुल ना बदला। हम पहले भी बगैर पानी के फूल थे, अब भी माही बेआब बनकर वक़्त गुजारते रहे। सिर्फ इतना हुआ कि मेरे सामने वाले सारे दांत एक के बाद दीगरे टूट गए और मुझे इल्म ना हो सका। अब ना मुझे नाम याद रहते, ना लोगों के चेहरे देखकर कोई शनाख्त उभरती। पल भर पहले का वाक़या ज़हन से महव हो जाता, सिर्फ पुरानी यादें घेरा डाले बैठी रहती। जहांगीर का बचपन, अस्करी की जवानी, अर्जुमंद का चेहरा, जवानी में रुखसत हो जाने वाले बाप और बहन भाई जिनको ज़िंदगी खा गई, या मेरी तरक्की और फिर इकबाल। एक वहमा, एक ख्वाब, पुराने घर, स्कूल में होने वाले वाक़यात, छोटी छोटी बातें जिन्होंने अनहोनी की सी शक्ल अख्तियार कर ली थी। माई गोया ज़िंदा और जानदार होकर मेरे इंतज़ार में रहता।
घंटों छोटी सी आरामदेह कुर्सी में बैठकर फाटक की तरफ टिकटकी बांध कर बसों को देखता रहता। बज़ाहिर बच्चों के लौट आने के अलावा मुझे और किस चीज़ का इंतज़ार न रहता। शायद मैं मौत से ख़ाइफ न था, इसलिए माजी में पनाह लेता था। शायद मैं खुशी के मौजज़े का इंतज़ारी था। जवाब नामुकम्मल था। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि इंतज़ार महीनों का है कि सालों का। कुछ ना कुछ होने वाला है, हमेशा दिल ने कहा। अकल कहती रही कुछ होने को बाकी नहीं रहा, अब और क्या होगा, सदाए मौत। लेकिन एक बात मेरी सानो गुमान में न थी कि अस्करी भी बिछड़ सकती है। वो स्लीपरों में खड़पड़ करती, घर के साजो सामान को चीथड़ों से साफ करती। अपने दोनों बच्चों की रुस्ती के बाद एक साया सा घूमती फिरती वजूद मौजूद थी। इसके चले जाने के बाद भी मुझे इंतज़ार रहता कुछ बदल जाने का, अचानक बाहर के आने का, शायद इकबाल का। बहरकैफ एक आंधी सी शाम को बगैर इत्तला के जहांगीर वारद हो गया। अस्करी की मौत के बाद जहांगीर से मिलने नहीं गया। मुझे मालूम नहीं था कि उसने CSS का इम्तहान दिया कि सुसर की फैक्ट्री में हलूल कर गया। पोते की याद कभी कभार आती थी, लेकिन मैंने इस याद को भी अलमारी में हैंगर पर लटका कर रख दिया, जहाँ और बहुत सी इस्त्रीशुदा यादें कपड़ों की सूरत पहने जाने की मुंतज़िर थी। मुलाजिम छुट्टी पर था। मैं चाय की प्याली बनाकर ड्राइंग रूम में आ रहा था जब जहांगीर दरवाज़ा खोलकर अंदर आ गया। दरवाज़ा खुलने पर नज़र आया कि जहांगीर की गाड़ी बड़ी थी और उसे ड्राइवर चला कर लाया था। मेरी आंखों में आंसू आ गए और मैंने दिल में शुक्र किया कि शाम का अंधेरा था और मैंने बत्ती नहीं जलाई थी। एक शहर और इतने लंबे फासले। ये आप क्या कर रहे हैं अबू? जहांगीर ने बाप के हाथ से प्याली पकड़कर तपाई रखी। चाय पीने लगा था, पियोगे? और वो कहाँ है गुलाम नबी? वो स्वात गया है छुट्टी पर। कब आएगा? परसों आ जाएगा, 15 दिन की छुट्टी पर गया था। आप इतनी लंबी छुट्टी ना दिया करें उसे, अम्मी के बाद आपको कौन लुक आफ्टर करेगा? उसकी आवाज़ में एहसास जुर्म था। सादतमंद बेटे का एहसास से कम आएगी। हाँ तुम ठीक हो? जी। और बेबी कहाँ है? मुझे याद नहीं था कि कब बेबी का असली नाम हारून है। मैं आपको कुछ बताने आया था। हाँ हाँ ज़रूर। जहांगीर ने उठकर कमरे की बत्तियां रोशन कर दी। मैंने फ़ैसला किया है मैं अमेरिका चला जाऊं। ये कंप्यूटर का ज़माना है और मैंने कंप्यूटर्स में MCS कर लिया है। लेकिन जहाँ तक मुझे याद पड़ता था वो CSS करने के लिए शादा के घर मुंतकिल हुआ था। जब तक अस्करी रही हम कभी कभी इन दोनों से मिलने जाते भी रहे, लेकिन हमारी मालूमात जहांगीर के मामले में हमेशा नाकाफ़ी रहीं। मुझे याद नहीं आ रहा था कि कभी उसने मुझसे कंप्यूटर का जिक्र किया हो। मैंने रोशनी में अपने डॉक्टर बेटे को देखा। वो अब किसी फैक्ट्री का चीफ एग्जेक्टिव लग रहा था। डॉक्टरी और सरकारी अफसरी उसके करीब करीब कहीं न थी। लेकिन तुम तो यहाँ से CSS करने गए थे जहांगीर। बस ऐसे ही है अबू, वहाँ मेरे ससुर ने मुझे अपनी फैक्ट्री में जगह दे दी, इम्तहान ना दे सका मैं। अच्छा अच्छा किया छोड़ दिया इम्तहान। नहीं अबू, अब मैं खुद एतमाद मर्द बन गया हूँ। मैं किसी कारखानेदार की प्लेट से लेकर नहीं खा सकता। मुझे अपना मुस्तकबिल, अपने बच्चे का मुस्तकबिल खुद बनाना है। मैं इन लोगों का दस्ते नगर नहीं रह सकता। अगर शाहदा के लिए यहाँ रहना मुश्किल था तो मेरे लिए भी वहाँ ज़िंदगी कुछ आसान नहीं। मेरी गैरत के भी कुछ तकाज़े हैं आखिर। मैंने ठंडी चाय का घूंट भरकर उसे देखा। लेकिन अमेरिका की ज़िंदगी तो बहुत मुशक्क़त तलब है। शाहदा इतनी औखी ज़िंदगी बसर कर लेगी? वो तो नाज़ों में पली है, पानी भी उठकर खुद नहीं पी सकती। अब उसके लिए कोई चॉइस नहीं है अबू। फैक्ट्री चलाकर मैं अभी बंदों को चलाना सीख गया हूँ। यहाँ ससुराल में हम दोनों की कोई इज़्ज़त नहीं, वो भी अब रियलाइज़ करती है। ये उसी का फ़ैसला है कि हम बाहर चले जाएं और अपनी ज़िंदगी खुद बनाएं। इसे भी शौक़ चढ़ा है। वो भी अर्जुमन की तरह इंडिपेंडेंट होना चाहती है। जब मैं जहांगीर को एयरपोर्ट छोड़कर वापस लौटा तो मुझे पता चला कि इतने बड़े शहर की उदासी क्या होती है और रौनक के दिल में तन्हाई का चटाख कैसे बढ़ता चला जाता है। अमेरिका सुधारने से पहले कभी कभी जहांगीर मुझे फ़ोन कर देता था। 2 मरतबा ईद के मौके पर शाहिदा बीबी को भी लेकर आई, लेकिन बच्चा दादा के हाथ से कुछ लेकर खा न सका। उसे बाहर की चीज़ें खाने की इजाज़त नहीं थी। एक दफ़ा मैंने आइसक्रीम वाले से कुल्फ़ी लेकर बेबी को दी तो हारून ने ललचाई नज़रों से कुल्फ़ी को देखा और फिर लुटाते हुए कहा, दादा मुझे अलाउड नहीं है। जहांगीर ने जल्दी से कुल्फ़ी बच्चे के हाथ से उचक ली और बोला, अपने बेटे को खिलाते नहीं और पोते की खिदमत हो रही है। सारी ज़िंदगी आपने मुझसे सौतेले बेटे के साथ सलूक किया। शाहदा और बच्चा उबला हुआ पानी पीते थे, इसलिए बाज़ारी पानी की अलग बोतल भी साथ आती। मैं उन्हें अपने नल का पानी भी पिला नहीं सकता था। नाम भी शाहदा के वालिदैन ने रखा था, इसलिए मारे अना के मैं भी नाम ना सीख सका और बच्चे को बेबी ही बुलाता रहा। कपिल वस्तु के महल में महारानी माया ने जब गौतम को जन्म दिया तो राजा शत्रुघ्न को इल्म ना था कि बेटे की परवरिश क्यों और कैसे की जाती है। राजा शाकिया कबीला का सरदार रहा था। उसे हुकूमत, सियासत और जुल्म का इल्म तो ज़रूर था, लेकिन परवरिश, मेहरबानी और
आंसुओं की तासीर से वो नाबल था। मरने से पहले महारानी माया ने शत्रुजहन की गोद में सिद्धार्थ को देकर कहा, राजा जी इसका मुंह तो देखिए भला, ये चित्तचोर तो बड़े गहरे ध्यान में है, इसका मन कैसे लगेगा इस संसार में। तुम इतनी चिंता करो महारानी जी, इस बालक की और मत देखो। लेकिन महामाया को अपना ध्यान न था। महाराज अधेर अज ये संतान कभी कष्ट न उठाए, मैं जीती रहती तो इसके मुंह से ये सारे चिंता हिरन कर देती, पर अब ये बालक आपके शरण है, इसे कष्ट और उदासी से बचाएगा, वरना मेरी आत्मा। राजा की मुमताज़ महल जाते जाते जुमला अधूरा छोड़ गई, पर राजा राजपाट के चलन भूल गया। अब उसे एक ही कारगुजारी से गर्ज थी कि बहुत सोचने और ध्यान करने वाले चेहरे पर उदासी की छाप ना हो। गौतम कष्ट ना झेले, ना अंदर न बाहर। ज्ञान ध्यान की चिंता किस तरह गौतम के चेहरे की परछाई ना बने। मरने से पहले अस्करी बोली, हमायूं साहब आप बड़े भोले और सीधे आदमी हैं। मैंने सारी उम्र बच्चों की तरबियत का बोझ आप पर नहीं डाला, लेकिन अब बीच में अंधार जाना पड़ेगा। मुझे नज़र आ रहा है जहांगीर का अपना कोई उसके करीब नहीं। आपके घर वालों ने तो कोई रिश्ता निभाने की कोशिश ना की, सब अपने अपने बिलों में घुस गए। अर्जमंद पहले से अमेरिका ज़ादी हो गई है, अब जहांगीर भी ससुराल जा बसा। बरसों इधर मेरा मायका भी छोड़कर कराची जा बसा, अब आप ही आप हैं। जहांगीर बड़ा साबिर और हसास है, दिल की बात को ज़ुबान पर आते आते बरसों लग जाते हैं। आप अगर उसकी खामोशी को ना समझे तो क़यामत आ जाएगी। वो अपनी किसी ख्वाहिश का इजहार तो करने वाला नहीं, बस उसे उदासी से बचाइएगा। मैं होती तो कुदरत ने अस्करी को ना तो अपना पंथ निभाने दिया, ना ही दुखड़ा ही बयान करने की खुश बयान दी, लेकिन मैं भी क्या कर लेती भला, आप ही आप हैं आप तो। अस्करी की सारी ख्वाहिशें भी उसकी बातों की तरह अधूरी थी, जैसे उसकी पूरी बात सुनकर जवाब देने वाला कोई था ही नहीं। इस अधूरी औरत ने जाने में भी अजब बेतुकापन दिखाया। हम बाप बेटा डायलॉग तो कम न कर सके, क्योंकि अब वो अमेरिका में था, लेकिन हम दोनों के दरमियान एक ऐसा पुल तामीर हो गया था जो टेलीपैथी के सहारे चलता था। फ़ोन पर जितनी बातें होती वो गैर ज़रूरी हुआ करती। हम अंदर के हालात ज़हर बहस नहीं ला सकते। बहन की नकल में ही अपनी आज़ादी की तलाश में जहांगीर भी अमेरिका चला गया। उसे भी शायद किसी बोधि दरख्त की तलाश थी जिसके नीचे बैठकर वो राहत और गम दोनों से छुटकारा हासिल कर सकता। अमेरिका में उसे कंप्यूटर्स की एक बड़ी कंपनी में बड़ी अच्छी नौकरी मिल गई। शाहिदा इस तब्दीली पर खुश थी और बिलाहर उसे आज़ाद चलन की वैसी ज़िंदगी मिल गई जिसकी वो हमेशा से आरजूमंद रही। जहांगीर के फ़ोन बाकायदगी से आते, लेकिन डाकिया कभी कोई प्रेम पत्र नहीं लाया। मैं जानते बूझते हर रोज़ डाकिया का इंतज़ार करता रहता। कभी कभी लिफाफे में हारून की तस्वीरें मिल जाती तो मैं इन तस्वीरों को तकिए तले रख कर बार बार निकालता, देखता और फिर रख लेता। खाली कमरों में घूमते रहता, कई बार पड़े हुए अखबार को फिर पढ़ना, बाजार जाकर सब कुछ भूल जाना, दरख्तों से जर्द पत्ते गिरते देखना, परिंदों की आवाज़ पर खिड़की खोलकर परिंदों को उकाबी नज़रों से तलाश करना, मुलाजिम को अपना खुदा समझना, सर्दियों में जुराबों और स्वेटर समेत सोना और गर्मियों में खांसी के अंदेशे से बगैर एयर कंडीशन के रात बसर करना, इबादत में दिल लगाने की नाकाम कोशिश और मस्जिद में नमाज अता करने को अहम तो समझता, लेकिन ऐसा तवातर से कर ना सकता। न जाने क्यों रफ्ता रफ्ता सारी भीड़ छट गई, रिश्तेदार सब रास्तों में खो गए, या मैंने उनका ताक़ुब भी सलीके से ना किया। ज़िंदगी लोगों से और काम से खाली होकर बंजर हो गई। कुछ तो जहांगीर की याद का झक्कड़ इस सहरा पर उड़ाए फिरता, कुछ अर्जुमंद को पराया माल समझकर भूलने की कोशिश में दिन कटते, फिर खाली खुली होकर कहीं न कहीं बैठे रहने को, पुरानी यादों को कान लगाकर सुनने में वक़्त गुजरने लगा। पता नहीं यूँ कितने साल गुजरे। मेरा वक्त अब कैलेंडरों का ताबे न रहा था। मैंने मौसमों और वाक़यात का सहारा लेकर भी अपने वक्त की बाँट ना कर पाता। अब तो रब के वक्त की तरह मेरे माह साल भी आप ही आप गुजरने लगे। फिर अचानक एक दिन जहांगीर वारद हो गया। उसके साथ सिर्फ 2 सूटकेस और एक बैग था। शाहिदा और खारून साथ न थे। लंबे सफ़र की थकान ने उसके चेहरे को और भी उदास कर रखा था। हम दोनों में खामोशी, तन्हाई और अनकही मोहब्बत का गहरा हिजाब था। हमने एक दूसरे से हाथ मिलाया और रस्मी बातों का आगाज़ किया। कुछ देर के बाद ये बातें भी ख़त्म हो गई। कोई रास्ता दिल की अंधेरी गार में न उतरा। हम दोनों एक दूसरे से छुपते, शर्माते और कतराते से रहे। शाहिदा का क्या हाल है, कोई 10वीं मर्तबा अंदर के बाप ने पूछा। ठीक है, अमेरिका में बहुत खुश है। जिस तरह की आज़ादी उसे दरकार थी मिल गई है, ना ससुराल ना मायका, सारे जंजाल ख़त्म। लेकिन वहाँ तो काम बहुत करना पड़ता है। जहांगीर मुस्कुराया, फिर बोला, काम तो हम दोनों मिलकर ही करते हैं। मैं बर्तन धो देता हूँ, वह वॉशिंग करती है।
अबू जी, अमेरिका में हर काम बराबर है, मर्द औरत की कोई तमीज़ नहीं, काम काम है, चाहे प्राइम मिनिस्टर का हो या ट्रक ड्राइवर का। अच्छा अच्छा, मैं मेरी समझ बूझ पुरानी थी, मैं पुरानी रिवायत को इतनी आसानी से भूल नहीं सकता। मशरिक में अभी मर्द और औरत की दुनिया इस कदर गड़बड़ ना हुई थी। दोनों के रोल और काम काफ़ी हद तक डिफाइंड थे। अमेरिका में यूनिसेक्स की तैयारियां शुरू थी। बस ग्लव्स पहन लेता हूँ, एप्रन सजा लेता हूँ, मेरे एप्रन पर अब्बा जी आइंस्टाइन की तस्वीर बनी है। मैं उसे देखता हूँ तो मुझे आप याद आ जाते हैं। आइंस्टाइन की तस्वीर एप्रन पर। कभी कभी अपने आप को इज़्ज़त बख्शने की खातिर लोग बेदबी के भी मुर्तकिब हो जाते हैं। बड़े नामों को छोटे मुकामों पर इस्तेमाल करके बेहरुमती के शिकार होते हैं, जैसे जिना बूट हाउस, लिंकन बार्बर शॉप, इकबाल टीन हाउस वगैरह। और बेबी, मैंने दानिस्ता हारून का नाम इस्तेमाल न किया। मुझे अभी तक न भूला था कि पोते का नाम रखना दादा का आबाई हक है, और शाहदा के घर वालों ने मुझे इस एजाज़ से महरूम रखा था। वो तो बेहद खुश है अब्बा, ना उसे शाहदा की परवाह है ना मेरी। स्कूल से आकर इंटरनेट फिर होमवर्क। इसे अपना स्कूल पसंद है जहांगीर? हैरानी से मैंने सवाल किया। पसंद उसे तो स्कूल से इश्क है, इश्क। खुद बस्ता पैक करता है, खुद तैयार होता है, खुद स्कूल बस के लिए वक्त पर चला जाता है। मैं सरासीम की ख्याल में सोचता रहा कि वो कैसा स्कूल होगा जिसके लिए हारून खुद तैयार होता है, आप ही बस पकड़ता है। इतने में टेलीफोन की घंटी बजी। शाहिदा की कॉल थी। वो दोनों बड़ी देर तक बातें करते रहे। जहांगीर उसे सारे सफ़र की तफसीलात बताता रहा। ना जाने क्यों उसने मुझसे उसका जिक्र ना किया। मैं उठकर बावर्ची खाने में चला गया और जहांगीर के लिए कॉफ़ी फेंकने में मशगूल हो गया। आज के लिए इतना। फिर इंशाल्लाह कल आगे कंटिन्यू करेंगे इस ऑडियो को। तो इस ये किताब वाकई बहुत ज़बरदस्त और 100% सच्चाई के साथ लिखी हुई है। यकीन करें, एक एक लफ्ज़ बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है, क्योंकि मैं खुद बाहर रहता हूँ तो मैं इस बात को बहुत गहराई के साथ समझ रहा हूँ। जो लिखा हुआ है बिल्कुल सही लिखा हुआ है। और मज़े की बात है कि इतने सालों पहले भी यही चीज़ थी और आज भी यही चीज़ है, कुछ नहीं बदला। अल्लाह ताला हिदायत अता फरमाए हम सबको। खैर, इसको आगे कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह। उस वक़्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।